नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। राज्यपाल सत्र बुलाने के मूड में नहीं, राजभवन में नारेबाजी। गहलोत फ्रंट फुट पर, बीजेपी की हर चाल का दे रहे हैं करारा जवाब। बीजेपी पायलट की जुगलबंदी हुई बेपर्दा, केंद्र सरकार भी खुलकर आई। फिरौती वसूली में कानपुर पुलिस की भूमिका का संदेह, 4 मुअत्तल। बनारस नगर निगम ने लगाया टैक्स तो संतों ने करार दिया जजिया। आज की खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है उन खबरों के विश्लेषण का। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, एक गुजारिश। आप अगर गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, उसमें तमाम तरह की खामियां देखते हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सभी विधायकों को लेकर राजभवन पहुंच गए। राजभवन में सभी विधायक लॉन में बैठकर धरना देने लगे। इस दौरान उन्होंने हाउस बुलाओ इंसाफ हमारा नारा है कि नारे भी लगाए। वहीं अशोक गहलोत से बातचीत के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सत्र न बुलाने की बात कही और कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि अभी विधानसभा का सत्र बुलाना ठीक नहीं है क्योंकि कोरोना का संकट चल रहा है। हालांकि राज्यपाल की बात किसी को हजम नहीं हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो अलग है, वो विधायकों की अयोग्यता के नोटिस को लेकर है। विधानसभा का सत्र तो कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यपाल को बुलाना ही पड़ता है। जाहिर है कि एक बार फिर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। वैसे राज्यपालों का इतिहास बहुत कलंकित रहा है। खासतौर पर पिछले 6 सालों में उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में लोकतंत्र का चीरहरण किया है। इससे पहले उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठे थे। उन्होंने परंपरा के विपरीत कम संख्या वाली बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए बुलाया या बिना बहुमत साबित किए या कम संख्या वाले को शपथ दिला दी। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है। बीजेपी राज में राज्यपालों की भूमिका एक बार फिर से कटघरे में राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के कायदे से होता यह है कि अगर कैबिनेट ने रिक्वेस्ट की है राज्यपाल से कि सत्र बुलाया जाए तो एक तरह से ये माना जाता है कि राज्यपाल उससे बंधे हुए हैं, वो बाध्य हैं सत्र बुलाने के लिए। लेकिन जाहिर है कि अब जो माहौल है वहाँ उसमें राज्यपाल सत्र नहीं बुलाना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि गहलोत उसका इस्तेमाल अपने बहुमत साबित करने के लिए कर सकते हैं और वो बहुमत साबित करने का मौका उन्हें नहीं देना चाहते क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि गहलोत सरकार वहाँ रहे और वो पायलट को मोहरा बनाकर या पायलट के साथ मिलकर वो सरकार उलटने का खेल खेल रही है। ये बहुत स्पष्ट है। तो हमने देखा कि कोर्ट की क्या भूमिका रही है, उस पर बगैर कोई हम टिप्पणी किए ये स्पष्ट है कि स्पीकर के अधिकारों को ठीक ढंग से नहीं देखा गया उसमें और ये कोशिश की गई कि स्पीकर कोई निर्णय न ले सके, उन्हें रोका गया। तो हाई कोर्ट की तरफ से ये रुकावट डाली गई। सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक रुकावट डाल चुका था। तो पूरी तरफ से एक तरह से घेरेबंदी की गई है कि ये ना हो। लेकिन राज्यपाल के घर में जाकर राजभवन में विधायकों द्वारा नारेबाजी करना ये अपने आप में नई बात है। धरना देना नई बात है और ये दिखा रहा है कि गहलोत सरकार बहुत एग्रेसिव है। वो नहीं चाहती है कि अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें राज्यपाल कोई खेल कर दें, अचानक किसी पायलट को बुलाकर शपथ दिलवा दें या किसी और नेता को बुलाकर शपथ दिलवा दें और फिर बहुमत साबित करने के लिए उसको 15 दिन का वक्त दे दें और फिर वो
अपना वक्त बहुमत साबित कर दे। एक वजह पहले राज्यपाल की तरफ से या ये कही जा रही थी कि चूंकि कोरोना फैला हुआ है इसलिए सत्र नहीं बुलाना ठीक होगा, लेकिन इसी कोरोना काल में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, राजस्थान में भी हुए, कई और राज्यों में भी हुए हैं, और मध्य प्रदेश में तो जिस तरह से तख्ता पलट हुआ था उसमें विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया था बहुमत साबित करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान की कमलनाथ ने बुलाया था, हालांकि बाद में वो सत्र नहीं चला और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये सब होता रहा है इस दौरान, इसलिए पेंडेमिक को बहाना बनाना, महामारी को बहाना बनाकर इसकी आड़ में सत्र न बुलाना, ये एक तरह का कहना चाहिए कि राजनीतिक दांव है, दांव पेच है, राजनीतिक पैंतरेबाजी है। इसमें संविधान और कानून को ताक पर रखा जा रहा है और ये जो फ्लोर टेस्ट है उससे रोका जा रहा है गहलोत सरकार को, ये स्पष्ट है। और गवर्नर की भूमिका तो हम जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी ने क्या किया था, सुबह 6:30 बजे शपथ दिला दी थी देवेंद्र फडणवीस को, जिनके पास कोई बहुमत नहीं था। अजित पवार के साथ शपथ दिलवा दी थी। उत्तराखंड के राज्यपाल ने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किया था, गोवा में क्या हुआ। हर जगह राज्यपाल की भूमिका, जो भी बीजेपी ने जितने भी राज्यपाल जहाँ जहाँ तैनात किए हैं उनसे उसने यही काम लिया है। कांग्रेस भी करती थी पहले, लेकिन अब ये बार बार और बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है। इसलिए लग रहा है कि जो सत्ता की हवस है बीजेपी की वो कांग्रेस से भी ज़्यादा है और वो किसी भी संवैधानिक मर्यादा का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। राजनिवास के ड्रामे से पहले सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया। अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं कि वो इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना लिया है। अदालत ने यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर सोमवार तक पायलट व बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के फैसले को अवैध और असंवैधानिक बताया है। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अशोक गहलोत और भी आक्रामक नजर आए। उन्होंने फ्रंट फुट पर खेलते हुए कहा कि वो विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्यपाल जवाब नहीं दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्यपाल के ऊपर से दबाव डाला जा रहा है, जिस वजह से वो ये सत्र नहीं बुला रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हम लोग सोमवार से विधानसभा शुरू करना चाहते हैं, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, परेशान वो हो रहे हैं। राज्यपाल अपनी अंतरात्मा के आधार पर, शपथ की भावना के आधार पर फैसला करें, वरना अगर प्रदेश की जनता राजभवन को घेरने आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो एक तरह से आप देखें कि गहलोत शुरू से ही आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने बहुत साफ रवैया अपनाया हुआ है पायलट के बारे में और कहीं भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं। केंद्र सरकार की मतलब पूरी केंद्र सरकार की मशीनरी लगी हुई है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और कोर्ट की भूमिका भी ऐसा लगता है कि केंद्र परस्त है, तो वो भी आप जोड़ दीजिए। जो उनके दलाल हैं, ब्रोकर हैं सत्ता के, वो सब लगे हुए हैं। तो हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि गहलोत सरकार को गिराने के लिए कि घेरा जाए उसको। लेकिन आप देखिए कि गहलोत अकेले हैं जो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं, हर चीज़ का तोड़ है उनके पास और वो एक कदम आगे चलकर खेल रहे हैं। जैसे कि हाई कोर्ट ने, उन्हें अंदेशा रहा होगा, जिस तरह से कोर्ट व्यवहार कर रहा है, उन्हें अंदेशा रहा होगा कि कोर्ट का इस तरह का फैसला आएगा जो पहले की जो नज़ीरें हैं उनको पालन नहीं करेगा। जबकि केंद्र सरकार को भी इसमें पक्षकार बना लिया गया, तो इससे भी एक संकेत मिल गया। तो वो समझ गए थे। तो अब उनके पास जो एकमात्र रास्ता बचा है वो यही कि जितनी जल्दी हो सके फ्लोर टेस्ट हो जाए, जहां पर वो अपना बहुमत साबित कर दें। जाहिर है कि गहलोत के पास इतना बहुमत है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने विधायक हैं कि वो बार बार कह रहे हैं सत्र बुलाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो संख्या बल पर वो खड़े हैं, इसलिए इतने आक्रामक भी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए भी हैं और घबरा नहीं रहे हैं। जैसा कि दूसरे राज्यों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बहुत डिफेंसिव थे,
कुछ भी वो नहीं कर पाए और उनकी आंखों के सामने ही सब कुछ बीजेपी ने कर दिया, तोड़ फोड़ मचाई और अभी भी चल रही है। अभी भी 2 और विधायक तोड़ लिए गए हैं और भी तोड़े जा सकते हैं। तो इनके मुकाबले, इन नेताओं के मुकाबले, या आप कर्नाटक का मामले ले लें, वहाँ भी कांग्रेस या जनता दल सेकुलर, इन दोनों ने भी अपने विधायकों को नहीं बचा पाए थे। लेकिन यहाँ गहलोत अपनी संख्या को मोटे तौर पर बरकरार रखे हुए हैं और वो सत्र इसलिए भी बुलाना चाहते हैं कि सत्र चलेगा तो झक मार कर पायलट और उन 18 विधायकों को आना पड़ेगा और जब वो विधायक आएंगे तो उनमें से खुद को बातचीत करके मनाया भी जा सकता है, अपने पक्ष में लाया भी जा सकता है। शायद यही घबराहट है पायलट की कि वो गुड़गांव के फार्म हाउस से, हरियाणा में जो गुड़गांव में फार्म हाउस है उसमें से निकल नहीं रहे हैं और ना ही अपने साथ वाले विधायकों को किसी से बातचीत संपर्क करने दे रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि गहलोत अभी तक कांग्रेस के एकमात्र नेता ऐसे साबित हुए हैं इस पिछले 3, 4, 5 साल में जो मोदी सरकार से, मोदी शाह की इन पैंतरेबाजियों से बराबर का लोहा ले रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के सियासी ड्रामे में बीजेपी अपनी भूमिका जाहिर करने से शुरू से बच रही थी, लेकिन पायलट खेमे के हर कदम से बीजेपी की भूमिका बिल्कुल साफ होती चली गई। जिस तरह से हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के निवेदन पर केंद्र सरकार को भी पक्षकार बना लिया है। अब देखिए कि पायलट के निवेदन पर केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। पायलट कह रहे हैं मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं तो नेता के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं अनुशासनहीनता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीधे सीधे वो केंद्र सरकार यानी बीजेपी को पक्षकार बना लिया है। वो ये भी कहते हैं कि दोनों अंदर खाने से मिले हुए हैं। ये बताता है वास्तव में केंद्र की यहाँ कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि केंद्र का कोई रोल नहीं है। राज्य विधानसभा की जो कार्रवाई है या जहाँ पर राज्य की जो सरकारें हैं उसमें अगर कुछ उठापटक हो रही है तब तक उसकी कोई भूमिका नहीं है, जब तक पूरी सरकारी मशीनरी टूटने न लगे और राज्यपाल कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को न दे कि अब क्या किया जाए, ये स्थिति बन गई। तो अभी केंद्र की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वो हाई कोर्ट में भी घुस गई और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि वो अपने अटॉर्नी जनरल को भेजें अगली सुनवाई में। तो उनकी क्या ज़रूरत थी ये कोर्ट ही बता सकता है, या हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कोर्ट जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसका मकसद क्या हो सकता है। तो कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कथित ऑडियो को भी जारी किया था, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पायलट खेमे को हरियाणा में रखा गया जहां बीजेपी की सरकार है। इस सबसे ऊपर है राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान। पूनिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यदि राजस्थान में परिस्थितियाँ बनती हैं तो सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब देखिए कि अभी तक बीजेपी खामोश थी, अब वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर बात करने लगी है। ये प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को तय करना है कि उनका अगला कदम क्या होगा, उसके बाद फिर हम विचार करेंगे। तो इन दोनों में अंदर अंदर बातचीत हो रही है और सचिन पायलट जब ये उन्हें पक्का हो जाएगा कि अब उनकी सदस्यता नहीं जाएगी तो शायद ऐलान कर देंगे कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। हालांकि इन कदमों और बयानों से ये तो साफ है कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी के लक्ष्य साफ हैं, सरकार गिराई जाए, सीएम का देख लेंगे। लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने का खून उसके मुंह में लग गया है और वो उसके लिए कुछ भी करेगी। और इसी का नतीजा है कि गहलोत खेमे में ईडी से लेकर सीबीआई तक रेड डाली जा रही हैं। तो ये एक और प्रमाण है कि जब अगर ये पार्टी के अंदर का झगड़ा था तो यहाँ सीबीआई, ईडी कहाँ से आ गई, इनकम टैक्स कहाँ से आ गया। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये देखने की बात है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि जो मैं पिछली खबर में कह रहा था कि गहलोत फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और उन्होंने टेप को भी जिस तरह से इस्तेमाल किया, ऑडियो टेप को, फिर उन्होंने जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं केंद्र में मंत्री, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। एक नया जो घोटाला है कोऑपरेटिव का, उसको खोल दिया है। तो वो भी अपनी तरफ से दांव पर दांव चल रहे हैं, ये देखने की बात है। अगली खबर लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत तबाह हो चुकी है। आए दिन सरेआम कत्ल किए जा रहे हैं। ताज़ा मामला कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और फिर हत्या का है। करीब 1 महीने पहले संजीत यादव का अपहरण कर लिया गया था, जिसकी अब हत्या कर दी गई है। पुलिस पर सवाल उठने के बाद आईपीएस अफसर अपर्णा गुप्ता, तत्कालीन डिप्टी एसपी मनोज गुप्ता, एक इंस्पेक्टर और थाना अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। परिवार का आरोप है कि अपहर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जो पुलिस ने हमसे दिलवाई। परिवार का कहना है कि पुलिस ने कहा था कि फिरौती में 30 लाख रुपए दे दो, जब वो लेने आएंगे हम उनको दबोच लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपहर्ता बचकर भाग गए। मृतक की बहन का कहना है कि पुलिस उनके साथ खेल खेलती रही, उनको जेल में डालो। संजीत की बहन ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से कहा था कि फिरौती के लिए 15 फ़ोन कॉल आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक पुलिस टीम हर समय हमारे साथ थी। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती लेने से पहले फ़ोन पर मेरे पिता से 30 मिनट तक बातचीत की। उसने मेरे पिता को एक फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे की सड़क पर रुपए वाले बैग को फेंकने को कहा। क्या पुलिस को ये सब अनुमान नहीं था? उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही आईपीएस अधिकारी अपर्णा गुप्ता से मुलाकात की थी और कहा था कि फिरौती के रुपए वाले बैग को अच्छी तरह से ट्रैक किया जाए, और उन्होंने उनको इसका आश्वासन भी दिया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब उसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या। खबरों के मुताबिक पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और अब उनकी हत्या कर दी गई। एक नया गुंडा राज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब इसमें जो पूरा मामला है, इसमें ऐसा लगता है कि पुलिस वाले ही गुंडे थे, क्योंकि ये मिली भगत भी हो सकती है अपहर्ताओं के साथ पुलिस की, जिसमें उन्होंने अपहर्ताओं को जाने दिया और अपना हिस्सा बांट उनका होने वाला होगा, होना होगा। ये एक संदेह किया जाता है, क्योंकि जब सब कुछ पता था तो पुलिस पूरी तरह से नाकाम कैसे हो गई और हाथ झाड़कर किनारे खड़ी हो गई। अब जब हत्या हो गई है संजीत यादव की, तब ये सारे सवाल फिर से खड़े हो गए। हालांकि घटना तो ये हफ्ते 10 दिन पुरानी है, लेकिन जब ये खुल गया मामला पूरा, तब ये पोल खुल गई पुलिस वालों की, और अब उनको 4 पुलिस अफसर को मुअत्तल भी कर दिया गया है। लेकिन ये बता रहा है इस तरह की घटनाओं में पुलिस का शामिल होना अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस के चरित्र को बेनकाब करता है। उसमें किस तरह से काम हो रहा है, उनके कारनामे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, यानी लापरवाही से लेकर अपराधों में संलिप्तता तक हर स्तर पर उनकी हिस्सेदारी है, हिस्सा बांट है। और ये जाहिर है कि इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध इस तरह से फल फूल रहे हैं, अपराधी मौज कर रहे हैं, माफिया राज कायम है, और योगी उसे राम राज बता रहे हैं, लेकिन है तो ये गुंडा राज ही। और अब अंतिम खबर का रुख करते हैं। बनारस में गंगा तट पर पूजा और आरती के साथ ही किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन पर टैक्स लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, बनारस में गंगा घाट पर छतरी लेकर बैठने वाले पुरोहितों पंडों को भी अब सालाना पंजीकरण शुल्क देना होगा। वाराणसी नगर निगम ने गंगा घाटों पर अतिक्रमण करने और गंदगी फैलाने वालों से भारी जुर्माना वसूलने का भी फैसला किया है। गंगा किनारे चाय की दुकान लगाने वालों को भी जुर्माना देना पड़ेगा। गंगा के साथ ही वरुणा के घाट पर कपड़े धोने, साबुन लगाने और कूड़ा फेंकने पर भी जुर्माना लगा दिया गया है। बनारस में गंगा घाट पर कोई भी सांस्कृतिक आयोजन करने पर शुल्क देना पड़ेगा। वाराणसी नगर निगम प्रशासन के इस आदेश के बाद संतों में ज़बरदस्त आक्रोश है। संतों ने इसकी तुलना मुग़ल काल में लगाए गए जजिया कर से की है, जजिया टैक्स से की है। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि बनारस में गंगा किनारे पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान पर टैक्स लगाया गया है। अखिल भारतीय संत समिति ने इस फैसले को लेकर जिला प्रशासन पर हमला बोला है। समिति के स्वामी जितेंद्रानंद ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे धार्मिक आयोजनों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। उन्होंने इस टैक्स की जजिया कर से तुलना की और तुरंत वापस लेने की मांग की है। राजस्व प्रभारी अधिकारी के मुताबिक घाटों पर साफ सफाई और उसके संरक्षण को और बेहतर करने के लिए शुल्क की व्यवस्था की गई है।
अब ये बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूंसी है, वो मंदिर जाते हैं, वो धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। बनारस जो है वो इन धार्मिक आयोजनों के लिए चर्चित है, जानी जाती है, इसीलिए उसको तथाकथित पवित्र नगरी भी कहते हैं। अब वहाँ पर जो ये पंडों पुरोहितों का जो कारोबार फैला हुआ है वो गंगा तट के आसपास ही फैला हुआ है, तो जाहिर है कि वो अपने कारोबार पर किसी तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको जजिया का नाम दे रहे हैं। हालांकि जो जजिया कर लगाया गया था वो उसके इससे कोई संबंध नहीं था, जो औरंगजेब ने लगाया था उसका इससे कोई संबंध ही नहीं था, ये कोई बिल्कुल दूसरी चीज़ है। और जो जहाँ तक समझ में आती है कि बनारस का जो नगर निगम है वो चाहता है कि घाटों का प्रबंध साफ़ सफाई हो और टैक्स लगे ताकि उससे जो इनकम होगी उसी से वहाँ पर ये व्यवस्था की जा सकती है। कुछ चीज़ों को वो छोड़ सकता था, लेकिन हो सकता है कि अब दबाव पड़े और प्रधानमंत्री कार्यालय भी सक्रिय हो तो वो उसमें रियायत भी दी जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि बनारस में जो जितनी गंदगी है घाटों पर इधर उधर, उसको नियंत्रित करने के लिए इस तरह कदम तो उठाने पड़ेंगे और जो पंडे पुजारी हैं उन पर थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए, थोड़ा सा तर्क संगत इसे ज़रूर बनाया जाना चाहिए। और अब बुलेटिन के अंत में कोरोना से संबंधित कुछ ताज़ा तरीन जानकारियाँ आपसे शेयर कर लें। दिल्ली के छतरपुर स्थित सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र में 14 वर्षीय लड़की के यौन शोषण का मामला आया है। पीड़िता पर केंद्र के एक अन्य 19 वर्षीय मरीज ने 15 जुलाई की रात यौन हमला किया था और उसके एक साथी ने घटना का वीडियो भी बना लिया। मामले में पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में करीब 50,000 नए मामले आए हैं एक दिन के अंदर, ये सबसे बड़ी संख्या है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,55,00,000 से अधिक हो गई है। अमेरिका में 24 घंटे में 76,000 से ज़्यादा अधिक मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।